नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं शेख उमर आज़मी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ज़िया न्यूज़ पे। फ़िलहाल बात करने के लिए हमारे साथ राज अब्बास जी हैं। इनका इंट्रोडक्शन हम 2 वीडियो में ऑलरेडी बहुत लंबा दिए हैं, तो आज सीधा सवालों पे बातचीत होगी। तैयार हैं आप? हाँ हाँ बिल्कुल। स्वागत है आपका तीसरे एपिसोड में। कैसा है अभी? आपके इस चैनल के माध्यम से आपके तमाम व्यूवर को मेरा सैयद सिराज अब्बास आज़मी का सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। और मैं सबको जो है, अभी ईद का ही महीना चल रहा है और ईद की जो है सबको मैं हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। जी, सिराज भाई, सबसे पहला हम हाल-चाल बैठ कर ले लेंगे या किसी और वीडियो में ले लें? पिछले 2 वीडियो में काफ़ी लिया। सवाल सीधा शुरू करते हैं। आजमगढ़ में अगर बात की जाए तो 10 विधानसभा हैं। 10 विधानसभा इस समय समाजवादी के पास हैं और गृह मंत्री ने कहा था, भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में इस चुनाव में अगर आजमगढ़ की एक भी सीट समाजवादी को गई तो बताइएगा। उनका दावा ये था कि भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 विधानसभा जीत लेगी, लेकिन कुछ उल्टा हो गया। भारी पड़ गया कहना, 10 के 10 समाजवादी के पास हो गया। और कुछ काम ऐसे हैं आज़मगढ़ में जो रुके हुए हैं और ज़िया न्यूज़ ने सबसे ज़्यादा चुनावी रिपोर्ट किया था। अप्रॉक्स 500 वीडियो सिर्फ आज़मगढ़ की एक गली को, परेशानियों को ढूंढा है। तो विकास काफ़ी जगहों हमें देखने को नहीं मिला, काफ़ी जगहों पे हमें विकास देखने को नहीं मिला और हम ये जानना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के राज्य में क्या आज़मगढ़ में सीट नहीं मिली है तो क्या विकास भी नहीं देंगे भारतीय जनता पार्टी वाले? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये आपका जो सवाल है, ये सवाल अपने में नामुकम्मल है। जैसे ये कि गांव का विकास प्रदान करता है और ठीक उसी प्रकार जो है आपके क्षेत्र का विकास जो आपका प्रतिनिधि आप चुनते हैं, जो आपका विधायक चुनते हैं, वो विधायक करता है। बिल्कुल। रही बात इस चीज़ की कि ये हमारी बदकिस्मती और बदनसीबी है कि हम आज़मगढ़ में एक भी सीट नहीं जीत पाए, लेकिन हम हर जगह, ज़्यादातर जगहों पर हम सेकंड पोजीशन पे रहे। बहुत ही मिनिमम मार्जिन से जो है ये, खैर जीत तो जीत है, हार तो हार है, लेकिन हम 10 सीटें हारे हैं। ऐसा नहीं है कि हम ये नहीं कहें कि हाँ साहब जो है हम नहीं हारे हैं, हम तो हारे हैं। लेकिन हाँ ये है कि हम बहुत कम मार्जिन से 10 सीटों पे जो है हमने बराबर लड़ाई लड़ी। और इंशाल्लाह जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी आजमगढ़ अपने कार्यकर्ताओं को लेकर के कार्य कर रही है, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो अगली जीत जो है हम लोगों को नसीब होगी। दूसरी रही बात इस चीज़ की कि यहाँ के जो विधायक हैं, ये तो उन्हें तय करना है कि विकास कैसे होना है, कैसे करना है। अभी आपने देखा कि जो है हमारी पिछली जो सांसद थी श्रीमती नीलम सोनकर जी ने, उन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत सी चीज़ें निज़ामाबाद को दी हैं, लालगंज को दी हैं। तो लालगंज जो आपके लोकसभा क्षेत्र है, बहुत सी जगह विकास हुए। और ये कहने वाली बातें हैं। अब ये आप सोचें कि पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के जो था, आज आजमगढ़ यूनिवर्सिटी बन रही है। ये किसकी देन है? तो सरकार जो काम करना चाहती है या सरकार जो काम कर रही है, वो सरकार अपना काम करेगी। रही बात इस चीज़ की कि बाकी जो चीज़ें होती हैं, ये स्टेप बाय स्टेप काम होते हैं। जो विधायक का काम है वो विधायक को करना चाहिए। और मुझे नहीं लगता विधायक एक ही गाना गाएंगे कि साहब सरकार हमारी नहीं है इसलिए हम नहीं काम कर पा रहे हैं। ये की बात बताइए, आप विधायक को कह रहे हैं लेकिन खुद को नहीं देख रहे हैं कि खुद की पार्टी क्या कर रही है। भारतीय जनता पार्टी जब से आई है 2 ही काम हो रहे हैं, हिंदू मुसलमानों के बीच लड़ाई, ये कुछ चुनिंदा लोग कह रहे हैं। और ताजमहल के ऊपर उंगली उठ चुकी है तब से। और हाल ही का एक मुद्दा चल रहा है और बड़े ज़ोरों शोरों से चल रहा है, ज्ञानवापी मस्जिद का। ये भी बड़ा ही ज़बरदस्त मुद्दा है। और मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा कहना कि मंदिर, मस्जिद और मीनार 2022 के बीजेपी के हथियार, और इसके अलावा मुद्दे नहीं हैं क्या आपके पास, भारतीय जनता पार्टी के पास? जी, पहली चीज़ तो ये है कि ज्ञानवापी मंदिर या मस्जिद का जो मामला है, इसमें क्या हमारे माननीय सीएम साहब का कोई बयान है? हमारे पीएम साहब का कोई बयान है? अगर है तो आप बताएं। इसको भाजपा से जोड़ना
जी। ये जो आप बात कर रहे हैं, आप उन पार्टियों की बात कर रहे हैं जिन्होंने आज तक सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके जो है चीज़ों को भड़काया है और कुछ नहीं किया है। रही बात इस चीज़ की कि ये न्यायालय की एक न्यायिक प्रक्रिया है, अब उसके अंदर जो है जांच का विषय है, जांच हो रही है। अब कोर्ट क्या उसके ऊपर जो है डिसीजन अपना देता है, जो डिसीजन देगा हम लोग मानेंगे उसको। जी। अच्छा, लेकिन ये भी तो है ना, आप कह रहे हैं कि बीजेपी से कोई भी कनेक्ट, लेकिन इससे पहले 74-75 सालों में तमाम वो सरकार गए, उनके नेता गुजरे, लेकिन कभी इस तरीके से देश को अलग करने की नौबत नहीं आई थी जो अभी हो रहा है। अभी अगर आप देखें सामने हिंदू है, मुस्लिम है, जी बांग्लादेश बन गया फिर से? नहीं फिर से देखिए, पाकिस्तान बन गया। एक अलग नजरिए से देखा जाने लगा है। पहले को एक चीज समझे कि देश अलग की जो बात आप कहे, देश अलग कहाँ हो गया? देश अलग किसके कार्यकाल में हुआ? पाकिस्तान कैसे बन गया? बांग्लादेश कैसे बन गया? आप देखें कि हम 3 भाई थे, हम तीनों भाइयों को जुदा करने का काम किसने किया? हम तीनों भाइयों को जो जुदा किया गया, मिसाल आपको मैं दे रहा हूं एक उदाहरण के तौर के ऊपर, हम 3 भाई थे, हम 3 भाई में जैसे मिसाल के तौर पर पाकिस्तान था, बांग्लादेश था और हिंदुस्तान था। इन तीनों भाइयों में तफरका किसने पैदा किया? भाजपा ने किया, आरएसएस ने किया, जनसंघ ने किया, किसने किया? ये उसी कांग्रेस ने किया जो आज भी जो है नफरत के बीज बो रही है और पेड़ लोगों को ला करके इस तरीके का बवाल कर रही है। अच्छा, ये लेकिन खुद पे नहीं देख रहे हैं आप, तो देश के बाहर चले गए, लेकिन मैं अंदर की बातें कर रहा हूँ ना। देखिए, हिंदू मुसलमान में लड़ाई, एक मेरी बात सुनिए। अच्छा बोलिए। आप जो कह रहे हैं कि अलग देश बन गया, अलग देश कहाँ बन रहा है? अलग देश तो जो है उन लोगों के समय में बना, लेकिन आज का जो है मुसलमान वो जागरूक हो चुका है, आज का मुसलमान वो जान चुका है। आप खाली आप देखें ना कि हमारे मुस्लिम भाई, पिछली दफा कितना वोट परसेंटेज था भाजपा के अंदर, इस दफा कितना है? पिछली दफा 6% था, इस दफा 8% है। आखिर 2% की ग्रोथ जो है मुसलमानों ने की या नहीं की? 2% की हमारी ग्रोथ हुई है। रही बात इस चीज की कि मुसलमान धीरे धीरे अपने दोस्त और दुश्मन की पहचान कर रहा है और बहुत जल्द इंशाल्लाह अपने दोस्त और दुश्मन की पहचान कर लेगा। लेकिन ये भी तो देखिए ना, आप कह रहे हैं कि अलग सरकारों ने, लेकिन अभी इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार डबल इंजन की सरकार बोला जाता है। आप हिंदू समुदाय और मुस्लिम समुदाय के बीच लड़ाई देख सकते हैं, और सिख इसको भाजपा से जोड़ रहे हैं। लेकिन मैं भाजपा को नहीं, मैं सरकार को डायरेक्ट आप हमें बताएं कि इसको आप भाजपा से क्यों जोड़ रहे हैं? मैं सरकार से जोड़ रहा हूँ ना इसको। अच्छा, सरकार से ही जोड़े आप सरकार से क्यों जोड़ रहे हैं? सरकार इसमें क्या कर रही है? सरकार जिम्मेदार है। अब हम घर के बड़े हैं, अगर हम कह दें कि लड़ाई हम क्या कर, सरकार इसमें क्या कर रही है? सरकार जाकर के जो है तोड़ दे रही है या सरकार जाकर के आपको मोड़ दे रही है? इससे पहले एक भी मुद्दा बता दें ऐसा कि जो हुआ था कि ये मुद्दा जो है, ये मुद्दा जो है ये एक न्याय का मुद्दा है, एक न्यायिक प्रक्रिया है, न्यायालय में विचाराधीन है, न्यायालय में मामला चल रहा है। हिंदू पक्ष भी अपनी बात रख रहा है और मुस्लिम पक्ष भी अपनी बात रख रहा है। अगर जैसे मिसाल के तौर पे कि साहब उस जगह शिवलिंग मिला, तब शिवलिंग मिला तो क्या वो हकीकत में शिवलिंग है? ये जांच का विषय है। अब यह है कि नहीं साहब वो फाउंटेन है, तो फाउंटेन है, तो ये तो जो है जो न्यायिक प्रक्रिया है, न्यायालय इस चीज़ पे जो है अपना डिसीजन लेगा कि साहब वो फाउंटेन है या शिवलिंग है। ये जो है जांच का विषय है, इसमें हम आपको बिलावजह के लिए उलझने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम इस मुद्दे को उठा ही नहीं रहे ना कि यहाँ शिवलिंग है या फाउंटेन वगैरह है। हम तो बस इतना उठा रहे हैं कि पिछली सरकारों में क्यों नहीं हो रहा था और जब से भारतीय जनता पार्टी आ रही है। एक सर, अब मुझे ये पूरी बात करने दीजिए अपनी, कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ ऐसे समुदाय के बात करती हैं, खुले मंचों से आप कहते हैं, और जीडीपी पे बात नहीं करते, पेट्रोल डीजल पे बात नहीं करते, सीएनजी की किल्लत पे बात नहीं करते, कोयले की कमी पे नहीं बात करते, विकास पे बात करते, एजुकेशन सिस्टम पे बात नहीं करते, सरकारी दफ्तरों में भ्रष्टाचार की बात नहीं करते, सर डॉलर बढ़ रहा है इसकी बात नहीं करते, महंगाई की बात नहीं करते, बेरोजगारी की बात नहीं करते। जी, बुनियाद बातें हैं। इसकी मैंने आपके पिछले इंटरव्यू में बाकायदा मैंने आपके महंगाई पे भी मैंने आपके जवाब दिया था। मैं बार बार इस चीज को नहीं रिपीट करना चाहता। मैं 2 मरतबा आपको महंगाई के ऊपर जो है मैंने आपसे जो है आप ही के चैनल के माध्यम से मैंने जो है मैसेज दिया था। ठीक है, ये बेबुनियादी बातें हैं, ये जो अनएजुकेटेड लोग हैं उनको गुमराह किया करने वाली बातें हैं। ठीक है साहब। अब रही बात इस चीज की कि यहाँ जो भाजपा जो है वो सिर्फ एक चीज के ऊपर जो है
वो फोकस है हमारा। और जो हमारा शरई फरीज़ा भी है वह है हुब्बुल वतन नफ्सल ईमान, वतन की मोहब्बत ईमान का जुज़ है। राष्ट्र जो है, जब राष्ट्र रहेगा तो ये सारी चीज़ें जो है रहेंगी। अब रही बात इस चीज़ की, राष्ट्र विरोधी जो गतिविधियां चल रही हैं, सबसे पहले उसके ऊपर रोकथाम होनी चाहिए। जो राष्ट्र के प्रति प्रेम जिनके अंदर नहीं है, खा रहे हैं यहाँ की, गा रहे हैं कहीं और की, तो ये नहीं चलेगा। अच्छा, ये भारतीय जनता पार्टी के राज में नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। और ऐसे लोगों के ऊपर कतई नहीं चलना चाहिए, ऐसे लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और हमारा सबसे पहली चीज तो ये है कि हम उसको, ऐसे व्यक्तियों को मैं मुसलमान ही नहीं मानता, क्योंकि जहां पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हुब्बुल वतन नफ्सल ईमान, वतन की मोहब्बत आधा ईमान है। तो जब आधा ईमान है तो आप सोचिए कि जब खुद प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि जो है साहब वतन की मोहब्बत आधा ईमान है, और आप खा रहे हैं यहाँ की, गा रहे हैं कहीं और की, तो ये मतलब ये क्या मैसेज देना अगर चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी में नहीं है तो खा यहाँ के रहे, गा वहाँ के रहे, ये कैसे? ये भारतीय जनता पार्टी की नहीं है बात, हम मुसलमान की कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की नहीं कर रहे हैं। यहाँ बात हो रही है मुसलमान की। अच्छा। कि मुसलमान, हम भी अल्हम्दुलिल्लाह एक मुसलमान है, और हम जब मुसलमान हैं तो हम प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस के ऊपर अमल करेंगे। और वो मुसलमान ही नहीं जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पे अमल ना करे। हमारी पहचान जो है, हम मोहम्मदी कहलाते हैं, हम मुस्लिम कहलाते हैं, ठीक है। हमारी पहचान ही यही है कि हम अपने पैगंबर, अपने रहबर की बातों पे अमल करें। जब हमारा रहबर, हमारा पैगंबर, हमारा नबी हबीब खुदा कह रहे हैं कि हुब्बुल वतन नफ्सल ईमान, वतन की मोहब्बत आधा ईमान है, तो फिर तुम पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे क्यों लगा रहे हो भाई? किसने कहा तुमसे ये करने के लिए? क्या ऐसे लोगों को आप क्या दायरे इस्लाम में मानिएगा आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसे लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और इन्हीं लोगों की वजह से, ऐसे लोग जो जाहिल किस्म के लोग हैं, जिनकी वजह से इस्लाम और मुसलमान दोनों बदनाम हो रहा है। अच्छा, मुझे आपने बताया कि अभी की कुछ बातें मैंने गिनाया, आपने कहा कि जो अनएजुकेटेड लोग हैं उनको गुमराह करने वाली बात है। जी। 2-3 पॉइंट मैं बोल दे रहा हूँ। पेट्रोल बढ़ गया है, डीजल बढ़ गया है, वही आप सीएनजी, घूम फिर करके उसी जगह पे भूखमरी, रेट बढ़ गए ना, परसेंटेज बढ़ गए हैं। देखिए, चीजें ग्रोथ करेंगी जब आदमी की, आपके पिछले चैनल के ऊपर, पिछले आपके इस इंटरव्यू में मैंने आपको जवाब दिया था, आप फिर वही बात को घुमा करके पूछ रहे हैं। 3 मरतबा आप पूछ चुके हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। अब फिर जो है आप यही बात कर रहे हैं। इसी पे हम मैं जिंदा है आपसे सर। हमेशा आपसे कहा कि जब आपकी सोर्स ऑफ इनकम की जो है ग्रोथ होगी, तो ये नेचुरली चीज है कि ये आपकी जो है महंगाई भी इंक्रीज करेगी। अच्छा, कहाँ इंक्रीज हुई है? 53% जो इनकम है डिक्रीज हो गई है। देखिए, ऊपर से आप कह रहे हैं कि ये चीजें, इसके ऊपर सरकार निरंतर प्रयत्न कर रही है, इस पे अंकुश लगना है। आप बात करें राष्ट्रवाद की, आप राष्ट्रवाद से भाग रहे हैं, उस पर क्यों नहीं आ रहे हैं आप इस पे आइए कि हमारे जो है कौम के अंदर राष्ट्रवाद का क्या सिस्टम है, क्यों नहीं जो है राष्ट्रवाद पे जोर दिया जाता, जी, क्यों नहीं जो है इल्म पे जोर दिया जा रहा है? इल्म पे जोर डालिए। हमारा कुरान शुरू हुआ है इकरा से, पढ़ो। आप तो एक समुदाय की बात कर रहे हैं, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ। देश की ही बात कर रहे हैं भाई। सबसे पहली चीज तो ये देखिए, हम पक्के भाजपाई और पक्के मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 5 पहले भाजपाई की पहले मुसलमान? कौन चीज? हम पहले इंसान हैं, उसके बाद फिर नहीं, भाजपाई। पहले मुसलमान है कि पहले भाजपाई? पहले हम इंसान हैं, उसके बाद भाजपाई हैं, उसके बाद भाजपाई मुसलमान हैं। अच्छा, जी, मतलब पहले भाजपाई फिर मुसलमान। क्योंकि राष्ट्रवाद पहले है भाई। हाँ, और भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जो राष्ट्रवाद को लेकर के बात करे। अच्छा, थोड़ा सा आपने अभी कहा कि हुब्बुल वतन जी, हदीस है, तो उस हदीस को जिन्होंने बनाया है जी। उनकी नहीं मानेंगे, हदीस को मानेंगे। उनकी देखिए, हदीस ये- को जिसने बनाया है, हुजूर को जिसने बनाया है, नहीं, उसके आपका- दीन को आपका- छोड़ के आप आपका क्या कहने का मकसद है? जी, आपको लगता है, क्या? आपको लगता है कि मैं 5 वक्त नमाजी नहीं हूँ? नहीं, ये मैं नहीं कह रहा। हाँ, नहीं, आपको क्या लगता है? ये हमारे माथे का निशान आपको इस चीज़ की गवाही देगा कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक पक्का मुसलमान हूँ और पंज वक्ता नमाजी आदमी हूँ। दूसरी चीज़ रह गई है कि जो है ये चीज़ें बेबुनियादी बातें करना आप पहली चीज़ से छोड़ दीजिए। दूसरी चीज़ रह गई है कि जो है जो भी बात करिए हमारे लिए, देखिए सबसे पहली चीज़ तो जो है, हम जो इस वक्त हम अपनी बात कर रहे हैं पर्सनल, इसमें ना भाजपा से कोई लेना देना है, ना किसी और नेता से कोई सरोकार है। हमारा अपना एक मानना है कि हमारा जो मुस्लिम भाई है वो सबसे पहले इल्म की तरफ बढ़े और इल्म से आशना हो।
और अपने दोस्त और दुश्मन की पहचान करें। हम जब हमारे पास पद था, जब हम एक दायित्व थे, जी हम भाजपा के क्षेत्रीय मंत्री गोरखपुर क्षेत्र के पद पे कार्यरत थे। अब हमारे पास वो दायित्व नहीं है। अब हम एक नॉर्मल एक कार्यकर्ता है, एक सक्रिय कार्यकर्ता हैं। हमारे यहाँ सक्रिय कार्यकर्ता की भी अपनी एक डिफिनेशन है। खैर, तो उसमें हमारा जो है हमेशा एक ही चीज़ रही कि हम अपने कौम की बात करें। और हम बनाए ही हम भारतीय जनता पार्टी में जो है हमको जो है अल्पसंख्यक का मंत्री बनाया गया था। तो जब अल्पसंख्यक का मंत्री बनाया गया तो मैं अल्पसंख्यक समुदाय में आने वाले क्रिश्चियन और बौद्ध और आपके जो है जैन, सिख और मुस्लिम, जिसमें मुस्लिम की तादाद सबसे ज़्यादा है। अब रही बात इस चीज़ की कि हम अपने समुदाय की हमेशा हमने बात की है और हमेशा हम अपने समुदाय की ही बात करते हैं। जब हम अपनी कमियों को हम देखेंगे तब हम जाकर के दूसरे को चिन्हित कर सकते हैं। जब तक हम अपनी कमियों को जो है दूर नहीं करेंगे तो दूसरे को चिन्हित करना हमारे लिए अच्छी चीज़ नहीं है। जी। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, आप अभी कहे कि बेबुनियादी बातें, जब सवाल सही होते हैं तो बेबुनियादी बात क्यों? देखिए, अभी पत्रकारों की हालत बड़ी सख्त चल रही है। अगर हम भारतीय जनता पार्टी के साथ में बोल दें तो हम गोदी मीडिया, अगर हम खिलाफ बोल दें तो अब कहे जाते हैं कि बेबुनियादी सवाल। हमेशा हमने ये कहा है कि पत्रकारिता जो होनी चाहिए वो निष्पक्ष होनी चाहिए। आपका बहुत अच्छा ये है कि आप निष्पक्ष बात करते हैं। रही बात इस चीज़ की कि आप हमेशा एक तरफा बात ना करें। आप बात करें तो भाजपा की, देखिए अब वहीं फिर आ जाती है। अब वहीं पे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि आप अगर लोगों में कमियां तलाश करने लगेंगे तो आप दुनिया में अकेले रह जाएंगे। ये प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इरशाद फरमाया। अब रही बात इस चीज़ की कि आप खाली भाजपा में कमियां ढूंढ रहे हैं, आप अच्छाइयां नहीं ढूंढ रहे हैं। आपने देखा कितने दंगे हुए। आप अच्छाइयाँ कह रहे हैं ना, आप हमारी प्रीवियस वीडियो देखे, हमने आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की तारीफ करते हुए यूनिवर्सिटी को हमने बताया कितनी तारीफ हुई, और उस वक्त उसी वीडियो में हमको कहा गया कि आप भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। अब जब हम जी देखता रहता हूँ, लाइक भी करता हूँ और पसंद भी करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। रही बात इस चीज़ की कि जो है कमियां जो है अच्छी चीज़ है, कमियां बताना, बिल्कुल, और पत्रकारिता का ये फ़र्ज़ है कि हमारी कमियों को चिन्हित करें। अच्छा, रही बात इस चीज़ की कि हमें भी खुशी तब होगी जब हम हमारी खूबियों को भी बताएं। रही बात इस चीज़ की कि आप देखें कि पिछली सरकारों के अंदर अभी एक तथाकथित समाजवादी पार्टी के एक नेता से आप इंटरव्यू कर रहे थे और आपने जो है आपके ही चैनल के माध्यम हमने आपको बताया कि 23 लड़के जो है संजरपुर से उठा लिए गए और उनको जो है उनके ऊपर कार्रवाई हो गई, उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। किसकी सरकार में हुआ? तो जब आपने उनसे पूछा तो उन्होंने जवाब क्या दिया कि साहब ये जो है ये मायावती जी के सरकार में हुआ था। खैर, जब उनको यही नहीं मालूम कि मायावती जी की सरकार में नहीं, ये सपा सरकार के अंदर हुआ था, जो मुसलमानों के हमदर्द और मुसलमानों के मसीहा बन करके आए थे और इसी संजरपुर के 23 लड़के उठा लिए गए थे। उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी, कोई और सरकार नहीं थी। ये बिला वजह की बातें करते हैं, लोगों को गुमराह करने की बात करते हैं। मायावती थी, मायावती जी कहाँ थी? उस वक्त मायावती जी नहीं थी। ये चीज़ों को बहुत गौर तलब चीज़ें हैं कि आप बताएं कि क्या इस सरकार के अंदर किसी गरीब, मजलूम, मजदूर, बेकस, यतीम, बेवा, मिस्कीन के ऊपर जुल्म अत्याचार हुआ? नहीं हुआ और ना ही होने दिया जाता। गिना देंगे सर। देखिए, ये गिना क्या देंगे आप फिर वही बात करेंगे। हम पत्रकार हैं, आप देखिए, आप नेता हैं, निकले गाड़ी से एसी में, हम पत्रकार हैं, जमीन पे रहते हैं। आप गिना देंगे तो गिनाइए, चलिए हमें गिनाइए कौन से किसके साथ मजलूम की। आप वो रेप की बात करेंगे कि साहब जो वहाँ ऐसा हो गया, अगला जगह रेप हुआ था, गए थाने में रिपोर्ट नहीं लिखी गई। ये बात गलत है। FIR हुई है बाकायदा, जो है दोषी ऊपर से थाने में रिपोर्ट नहीं, ये देखिए ऊपर से थाने में रिपोर्ट लिखी गई और दोषी गिरफ्तार हुआ, दोषी जेल गया। अब जो न्यायिक प्रक्रिया है, न्यायालय में मामला विचाराधीन है। अब न्यायालय जो उसके ऊपर जो है सजा देगा वो देगा।
रही बात इस चीज़ की कि आप ये नहीं आप कह सकते कि नहीं सरकार ने नहीं किया, नहीं, ये तो हमने नहीं कहा। फिर लेकिन आप ये मानते हैं ना कि एक सच्ची पत्रकारिता वही होती है जो सरकार की कमियों को गिनाए, देखिए, प्रेजेंट रूलिंग सरकार की। सिर्फ कमियां नहीं गिनाए, हाँ। अच्छाइयों को भी बताए। बिल्कुल। हम कहें कि नहीं साहब आप में 50 कमियां हैं, तो आप कमियां ही गिना रहे हैं, खूबियां भी तो गिनाइए भाई। वक्त पड़े तो सही वैसा। नहीं नहीं, आप हम ये नहीं कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि आप खूबियां भी गिनाइए, आप दिखाइए, जरा सा बताइए कि हाँ जहाँ साहब कितने बेचारे जो झोपड़े में अपना जीवन व्यापन कर रहे थे, आज उन्हें प्रधानमंत्री जी ने जो है आवास दिया, मुख्यमंत्री जी ने आवास दिया। कितने लोग जो है जो बेरोजगारी जो भत्ता मिल रहा है उसमें जो है मिल रहा है उनको, कितनी जो है वृद्धा जो है जिनको पेंशन मिल रही है, कितने ऐसे लोग थे जो है, कितनी ऐसी माताएं थी, बहनें थी जिनकी आंखें जो है धुएं से जो है खराब हो जाती थी, आज उनको जो है साहब जो है गैस सिलेंडर मिला हुआ है, उनको गैस चूल्हा मिला हुआ है। तो ये बीजेपी की सभी जो निकली हैं जो भी जी तो जाने दें, जो गरीबों और मजलूमों के लिए काम जो सरकार कर रही है आज तक किसी ने नहीं किया, और ये वाकई अगर पूरे इस 73 साल के अंदर किसी सरकार ने किया है तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है, उसके अलावा किसी जी इतने काम गिना दिए बीजेपी के। लेकिन अकॉर्डिंग टू मी अगर कोई भी इंसान भारतीय जनता पार्टी का एक काम का लाभ ले रहा है तो वो है राशन, उसी पे निर्भर है इस समय। लेकिन आपने उस काम को नहीं गिनाया। उसके अलावा अगर देखें आवास कम ज़्यादा हो जा रहे हैं जी। बात जो है राशन की हमने इसलिए नहीं की कि ये डिसीज़न जो है ना, जी और हकीकत बता रहा हूँ, ये डिसीज़न सिर्फ और सिर्फ योगी जी ही ले सकते थे, उसके अलावा कोई और नहीं ले सकता था। अच्छा। कोई और सीएम होता तो नहीं ले पाता। वो ये जो राशन बट रहा है उसके अंदर पात्र और अपात्र वाला, लोग अपने वोट बैंक को मेंटेन करने के लिए सारी चीज़ें करते हैं, और न जाने क्या क्या किया है, ये आप भी जानते हैं, आप पत्रकार हैं, हमसे बेहतर आप जानते हैं। अब ये जो फ्री का राशन आ रहा था, अब उन्होंने एक चीज़ को जो है लगा दिया कि नहीं साहब इसमें चिन्हित हों कौन पात्र है कौन अपात्र है, और जो अपात्र हैं जिन्होंने लिया है उनसे रिकवरी भी होनी चाहिए। तो ये सिर्फ माननीय आदरणीय योगी जी ही कर सकते हैं, उसके अलावा कोई भी नहीं कर सकता। जी अच्छा, ये बताइए फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास बड़ी बिल्डिंग है और हमारे पास कोई भी खाने का या पीने का व्यवस्था नहीं थी ड्यूरिंग लॉकडाउन, और हमने अगर लिया भारतीय जनता पार्टी का राशन, उस समय मजबूरी थी हमारी, तो क्या अब वो हमसे भरपाई की जाएगी? लॉकडाउन के समय की बात नहीं हो रही है, ये जो चला मामला है जी ये लॉकडाउन के समय की नहीं हुई। लेकिन आप ज़रा सा गौर करें कि जो लोग इस काबिल हैं कि नहीं साहब वो जो है अपना बाकायदा अपने घर का राशन ले करके अपने परिवार को जिला सकते हैं, उन गरीबों का हक जो है मार रहे हैं, जो उनको नहीं मिल रहा है। उसमें कुछ जो है हमारे जो अधिकारी और कर्मचारी हैं जो इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं, तो इन लोगों को जो है चिन्हित करना बहुत ज़रूरी है, जी। और ये होना चाहिए, ये ज़रूरी है। चलिए फिर आपका बहुत शुक्रिया हम कहते हैं। और थोड़ा सा इसलिए हो गया क्योंकि आप ही के मुंह से हमने सुना था पिछली वीडियो में कि एक पत्रकार वही सच्चा हो जो रूलिंग पार्टी के कमियों को गिनाए, और फिलहाल आप बीजेपी के पदाधिकारी भी हैं, तो मेरे ख्याल से ये सब कमियां देश की आपसे बेहतर कोई जगह हो ही नहीं सकती गिनाने की। तो ये बातचीत हमारी यहीं से पूरी हुई। सिराज अब्बास भाई का हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इंटरव्यू के लिए समय दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी देखने के लिए ज़िया न्यूज़।